Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to our live broadcast from London. I am GS Qureshi, and our program is regarding basic human rights and the human rights violation in Kashmir. The program will be in Urdu. I have with me a few distinguished guests whom I would like to introduce. First of all, we have Mr. Ashraf Chughtai Sahab. He's in Pakistan right now, and he is quite an active member of the on human rights, as well as he is a chairman of One Voice Kashmir Council. He is also a writer. He is also a presenter, and I very much welcome him to the program. Ashraf Chughtai Sahab, welcome, sir. Shukriya, yes, sir. Thanks. And my next distinguished guest is Professor Shahid Iqbal Sahab from London, and he is a very, very active and a long-standing member with regards to the human rights movement. He is the president of Jammu and Kashmir Human Rights Movement International. He has founded this organization in Srinagar, Kashmir, and he is also a bar of Srinagar High Court, and he will inshallah introduce more about himself as well, but he's been engaged in the human rights movements and exposing the violation of human rights by India forces in Kashmir through the public meetings, seminars and conferences and so on, through literature. So may I welcome Professor Shahid Iqbal Sahab to the program. Thank you. Okay. So now we will begin in Urdu. बाकायदगी से हम अब इंशाल्लाह प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं. सबसे पहले मैं चुगताई साहब से गुजारिश करूंगा कि हस्बे मामूल आप जो है वो हमारे प्रोग्राम का मकसद सामने रखें और व्यूअर्स को हम सारे वेलकम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप प्रोग्राम को आगे लेकर चलें सर. बिस्मिल्लाह चुगताई साहब. GS Qureshi साहब शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दोस्तों, जो हमारे जितने भी दोस्त हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो दियारे ग्यार में हैं या पाकिस्तान में हैं या चारों सूबों में हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और उस पूजा कश्मीर की तरफ जिनको इंटरनेट की सहूलत मैसर है, उन सबको सलाम और रमज़ान मुबारक. और मैं खासकर हमारे लिए बड़ा एक एजाज़ का मकाम है कि हमने जो पिछले 4-5 प्रोग्राम जो कश्मीर पे किए हैं GS Qureshi साहब ने, उसमें जो है ना कि कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन के मुमताज़ लीडर थे. लेकिन आज के प्रोग्राम में ये हमारे लिए ऑनर है कि आज के प्रोग्राम में एक मुमताज़ कश्मीरी लीडर और ऐसे लीडर जो एक कानूनदान भी हैं और ऐसे लीडर जिनका तल्लुक भी वो मकबूजा कश्मीर से है. तो उनसे जो है ना कि हम डिटेल में बाद में बात करेंगे. तो वो जो है ना जो वहाँ की सूरत हाल है, जो फैक्चुअल सूरत हाल सही है ना, वो बेहतर तरीके से बता सकेंगे. मैं जो ये कहना चाहूँगा कि बात यह है कि कश्मीर का मसला 47 से है और ये मुतनाज़ा मसला यूनाइटेड नेशन की करारदादों में भी मौजूद है और देर आए दुरुस्त आए. अभी पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी ने भी माना है कि ये मुतनाज़ा मसला है. लेकिन ये एक हिस्ट्री है कि 72 साल से वो जो कश्मीरी वहाँ पे खून का नजराना दे रहे हैं. वहाँ पे जो है ना कि इतना ज्यादा जुल्म सितम जो 5 अगस्त के बाद हुआ है और 5 अगस्त से पहले जब हमारे वज़ीर आज़म जब गए उनकी स्पीच के बाद जो है ना कि जो इस भारत ने जो खासकर खसूसी तौर पर वो कश्मीर की हैसियत जो बदली 370 और
एक्ट के तहत उसको खत्म करने की जो कोशिश की। उसके बाद जो है ना उसने वहां पे जो कर्फ्यू लगाया, वो कर्फ्यू इतना हुआ कि 9 महीने से वहां पे कर्फ्यू है। और यकीन माने कि वो ऐसा है कि वहां पे जो है ना कोई चीज भी खाने पीने की कोई चीज में, जैसे कोई इंटरनेट क्या वो और चीजें जो है ना वो बिल्कुल कैद सोबत की जो है ना इसको तो बर्दाश्त कर रहे हैं। बहुत बड़ी यानी कि दुनिया की बड़ी एक जेल बन चुकी है। उस सिलसिले में हम जो है ना कि 47 की करारदादों से लेके पूरी जो है ना कि पाकिस्तान की हुकूमतें भी आई, आजाद कश्मीर की हुकूमतें आती रही हैं। कश्मीर पॉलिसी के ऊपर ये मैं सियासी बात नहीं करूंगा कि किसने क्या काम किया किसने नहीं किया। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी हैं, बरतानिया और से सब कश्मीर की ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो जो है ना कि हर एक का मौकफ जो है ना वो जो है ना कि अपना अपना है, लेकिन सिमत मंजर एक ही है कि कश्मीर को जो है ना किसी तरीके से आजाद उनको आगे खुद कश्मीरी को मिलना चाहिए। उस सिलसिले में जो है ना कि हमें किस मुश्किलात के या किस ताखीर का सामना या क्या हमारी पॉलिटिकल जिम्मेदारी जो हमारी क़यादत की या ऑर्गेनाइजेशन की क्या जिम्मेदारी में कमी महसूस हो रही है कि जिसकी वजह से अभी तक जो है ना 72 साल से मसला जूं के तूं है। लेकिन एक चीज जो हुई है वो ये हुई है कि उसके 9 महीने के लॉकडाउन, वो जो कर्फ्यू और जुल्म उसकी जो उसको जो है ना कि मजम्मत करने के लिए जब दुनिया में तमाम जो है ना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आप जैसे क़ुरैशी साहब जो है ना कि दर्द रखने वाले कश्मीरियों के साथ जब ये प्रोग्राम जो है ना करना शुरू किए और दुनिया में पता चला तो सोशल मीडिया के लिए जब ये पता चला, बैन अवी ताकतों को पता चला और बैन अवी बरादरी को जब पता चला और ये मसला उजागर होता होता इस वक्त जो है ना बड़े आखिरी मरहल में है। और जितना आखिरी मरहल में हो रहा है इतना ही जो है ना कि वो फाशिस्ट जो है ना कि वो मोदी जो है ना सरकार वो उस पाबंदी पे पाबंदी, सख्त कानून से कानून, वो भी कानून गैर जंगल का कानून पे नाफिज कर रहा है। वो तो पहले तो जो है ना कि वो था 370 और 358 एक्ट, अभी डोमिसाइल का चक्कर चला के वहाँ पे जो है ना वो माइग्रेट कर रहा है लोगों को वहाँ पे स्कूल तैयार करने के लिए, ताकि वो अपनी मर्जी की जो है ना कि जब कभी शुमारी हो तो वो जो अपनी मर्जी के जो है ना वो अंदाज मतलब कर रहे। ये जो है ना कि खासकर जो है ना प्रोफेसर साहब जो है ना वो जो है ना कि क्योंकि इस वक्त मकबूजा कश्मीर से हैं और वो बरतानिया में भी रहते हैं और वहाँ यहाँ काफी जो है ना कि माशाल्लाह कश्मीर के लिए जो है ना कि पार्लियामेंट हाउस में भी हाउस ऑफ लॉर्ड में हो किसी डिस्कशन में हो, ये बिल्कुल बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं। ये जो है ना क़ुरैशी साहब इनसे सवाल करें कि क्या वजह है कि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी बनती है एज ए इंसानी, एज ए पाकिस्तानी कौम और एज ए कश्मीरी कौम जो है ना कि हम की जो है ना कि इस कश्मीर के मसले को कौन सी वजह है कि हम मतलब कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में या बैन अवी ताकतों को या यूनाइटेड नेशन को अभी तक जो है ना कि अपना केस सही तरीके से पेश नहीं कर सके। जी जज़ाकल्लाह चुगताई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम की तमहीद बांधी है और इंशाल्लाह प्रोफेसर साहब से बहुत तफसीली हम लेंगे माशाल्लाह। और उससे पहले उनकी तरफ जाने से पहले मैं जनाब कुछ चंद खास साथी भी मेहमान शरीक हुए हैं प्रोग्राम के अंदर, काफ़ी साथी हैं, लेकिन उनमें से मैं चाहूँगा कि बट वहीद अहमद कादरी साहब अमेरिका से ज्वाइन हुए हैं। वेलकम सर, बड़ी खुशी हुई है जनाब बट साहब आप जो है वो हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। उसके अलावा हाफिज हसीब सिकंदर साहब जो हैं उनको भी मैं हार्टली वेलकम करता हूं और उमर अजीज खान साहब हैं उनको भी वेलकम करता हूं। तो इंशाल्लाह जितने भी मेहमान आए हुए हैं, मेहमान वॉच कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, everybody is welcome. Thank you very much for joining us and we will continue the program. Now we are going to ask Professor Saab to air his update and opinion. जनाब प्रोफेसर साहब, तो जिस तरह चुगताई साहब ने अर्ज की है कुछ उसके ऊपर भी तबसरा फरमाते हुए आप हमें एक समराइज किस्म की ब्रीफ के where we started to hear मुख्तसर करके, और उसके बाद फिर लॉकडाउन, वहां से इस वक्त तक सूरत हाल और मौजूदा सूरत हाल, तो ये तीन पार्ट्स में आप इसको ब्रेक डाउन करके तो फिर इंशाल्लाह मजीद चुगताई साहब से राय लेंगे, उसके बाद मजीद फिर आपके पास वापस आएंगे। सर बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया
आपने हमें इस अपने प्रोग्राम में दावत दी कश्मीर पे बात करने के लिए। और जनाब अशरफ शुक्राई साहब, बहुत शुक्रिया आपके नेक और अच्छे अल्फाज के लिए। आप भी माशाल्लाह जिंदगी भर बहुत अच्छे एक्टिविस्ट और एक बहुत बड़ी पार्टी के आप लीडर भी हैं। और बड़ी बात यह है कि कश्मीर से और आपके आबा व अजदाद मकबूजा कश्मीर रजौरी से हैं, मैं सब जानता हूँ। और आपसे सबसे बड़ी पुरानी मुलाकात हमारी लंदन में 93 में हुई थी। अब मसला ये है कि ये एक चीज है, बहुत कॉमन सेंस वाली बात होती है, बहुत आसान सा मसला है जिसको कॉम्प्लिकेटेड करके पूरी दुनिया में उसको एक बहुत ही सख्त मसला बना दिया गया है। सिंपल मसला हम ये बताएं इसका कि ये जो हम और हमारे काफी लोग जो कहते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है, कश्मीर बायलैटरल इशू है, कश्मीर एक रिलीजियस मामला है। नो, नॉट एट ऑल। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि कश्मीर एक मुल्क था, एक खुद मुख्तार मुल्क था, जिस पे इंडिया ने मिलिट्री के जोर पे जबरदस्ती कब्जा किया। उस कब्जे को छुड़ाने के लिए हमारे कश्मीरी जो हैं वो जानें कुर्बान कर रहे हैं कि हम उस मुल्क से आजादी हासिल करें। पहली तो ये बात है। और दूसरी बात है कि हम अलहदगी पसंद, हमारे अखबारात लिखते हैं अलहदगी पसंद। अलहदगी पसंद वो होता है जो इंडिया किसी मुल्क का हिस्सा हो फिर उससे अलहदा होना चाहते। हम अलहदगी नहीं, बल्कि हमारा एक मुल्क था जिसे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया था, 4-5 हजार साल की तारीख है, उस पर जबरदस्ती कब्जा किया, जिसमें हमारा मुल्क जो बरतानिया है, ये लोग भी इसमें शामिल हैं कि इन्होंने उसको बेचा। अब जितनी भी अट्रॉसिटीज आज तक हो रही है, मैं पार्लियामेंट में जैसे चुगताई साहब ने फरमाया कि मैं बड़े बड़े एमपीज के सामने ये कहता हूं कि आप एक बहुत बड़ी सिविलाइज्ड नेशन है, पूरी दुनिया की बड़ी मदर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन आपने खूबसूरत मुल्क को, खूबसूरत लोगों को, खूबसूरत जगहों को एक शेमफुल डीड के तहत एक जालिम महाराजा को आपने बेच दिया। अब आप अगर हमारी मदद नहीं करेंगे तो आपके माथे पे ये बदनुमा दाग रहेगा, क्योंकि आपने स्टार्ट किया मसला। अब मसला सिर्फ यही है कि एक तो बहुत ज्यादा यानी 72 साल से तंजीमें काम कर रही हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान है, आजाद कश्मीर गवर्नमेंट है, लेकिन इनको चैनलाइज करने के लिए यानी बहुत सारी तंजीमें अगर मिल के उनके ऊपर जो मॉनिटर करने वाले हैं, दोस्त हमारे हैं, उनको चैनलाइज करें कि कहाँ पे हिट किस चीज को करना है, कहाँ पे कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है। जैसे एक बिल्डिंग बनती है, उसमें सरिया, ईंटें वगैरह सारे मिला के एक प्रोजेक्ट होता है। उसके तहत अगर सारी एफर्ट्स जो हैं, नो डाउट के कश्मीर के माहिर आजाद कश्मीर से पाकिस्तान से दुनिया में एजुकेटेड लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वजह क्या है कि रुका हुआ मसला इसलिए है कि हर तंजीम या कोई भी यही चाहता है कि मैं थोड़ा सा सामने आ जाऊं या मेरी तंजीम ज्यादा मशहूर हो जाए, या फिर उसको किसी दूसरे साहब डिक्टेट करते हैं कि आप ऐसे करो। हमने इस वक्त देख लिया कि इस वक्त मसला जो है, इंडिया ने उसको एक तरफा तौर पे सारी दुनिया के कवानीन को पांव तले रोक के उस पे कब्जा करके गैर कानूनी तौर पे दुनिया को बताता है कि मैंने तो अपना कर दिया, जो हमने अपनी आवाम से वादा किया था वो कर लिया। अब दूसरा साइड जो है उसको भी देखना चाहिए कि अगर कश्मीर शरक है तो फिर बॉडी पे उसने तड़पना चाहिए उसको, उसकी शरक जो है उसने काट ली, अगर उनकी बात मानते हैं। मकसद ये है कि आपके पास आजाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, एक बहुत बड़ा एरिया है, वहां के लोग बड़े अच्छे बहादुर के लोग हैं, सियासतदान है। उसको आप किस तरह इस्तेमाल करें, इससे चेस दुनिया एक है, चेस गेम होती है कि आप चेक मार्ट करते हैं, किंग को आप कर लेते हैं, चेक मार्ट बंद कर लेते हैं, गेम हार जाती है। ये गेम है, उस गेम के लिए आपने हिकमत अमली अपनानी है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताया है कि हिकमत अमली से चलो। यानी जितने भी जंगों में उन्होंने हिकमत अमली की तादाद ये है कि एक बंदा आपका हक देख नहीं रहा है। दुनिया की जो सो कॉल्ड यूएनओ और बाकी हैं, वो बार रेजोल्यूशंस पास करती हैं कि इनको हक मिलना चाहिए, राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन, वो दे नहीं रहा है। उसका उल्टा जबरदस्ती इनह्यूमन, यानी दुनिया में ऐसी तारीख में कोई भी मुल्क नहीं है जिस तरह भारत कश्मीर पे जुल्म कर रहा है। इंसानियत सोज मजालिम, ब्लैकेस्ट लॉज हैं उनके वहां पे, बड़े काले कानून जो कि अगवा करके ले जाते हैं, उसके बाद कहते हैं जी वो क्रॉस फायरिंग में मारे गए। इस तरह के हजारों केस हैं श्रीनगर हाई कोर्ट में पड़े हुए क्रॉप्स केस हैं। अब मसला यह है कि इतनी ज्यादा शिद्दत से अगर वो जुल्म कर रहा है तो आपने फिर उसको अपना हक लेने के लिए, हमें यूनाइटेड नेशन चार्टर इजाजत देता है कि यू कैन टेक वेपन्स। अब वो नौजवान जो पत्थरों से भारतीय फौज को
भगाने की अपनी जानें कुर्बान करके भगाने की कोशिश करते हैं, और काफी उन्होंने हिम्मत दिखाई आज तक। अगर उनके पास असला होता तो क्या वो इस आज तक हम बिल्कुल आजाद हो चुके होते, यानी इंक्लूडिंग आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लोग मिल के पीछे पाकिस्तान हमें सपोर्ट करता प्रोफेशनली, वो कर रहा है, इंटरनेशनली सपोर्ट कर रहा है, हमारी पाकिस्तान मॉरली कर रहा है दुनिया में, लेकिन एक हिकमत अमली के तहत। और उसके लिए जो हम कमियां हैं, उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, लोग पढ़ें जो अच्छी अच्छी तारीख हैं, जिसमें एक है कर्नल मिर्जा अब्दुल हक की डायरी, राजा अनवार अयूब ने ये किताब जो है, इसका नाम लेंथ है, इसमें कर्नल मिर्जा जो है, मिर्जा हक की डायरी, उसमें सारी जहां पे खामियां हैं वो उसने लिखी हैं। दूसरी है किताब जो रावलपिंडी साजिश केस जनरल अकबर खान की किताब है, उसको पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद है ट्रेजेडी इन कश्मीर की बहुत बड़ी एक राइटर है, उसकी किताब है। यानी कहने का मकसद है कि बहुत सारी हमारे पास इवन अच्छे चिनार पड़ी हुई शेख अब्दुल्ला की, वहां से भी हम ले सकते हैं कि क्या क्या कमजोरियां हुई, क्या उसकी खताएं थी। और उसके बाद आप ये पढ़ें, ये है स्पाई क्रॉनिकल्स, ये असद दुरानी साहब और वहां इंडिया के जो दुल्ले थे, पीछे बैकडोर डिप्लोमेसी में क्या क्या होता रहा। यानी असद दुरानी और जो एएस दुल्लत हैं इंडिया के रह के, उन्होंने एक मुश्तरका किताब लिखी है स्पाई क्रॉनिकल्स। इसको पढ़ें, खामियां कहाँ कहाँ हैं, उस खामियों को देख के फिर हम मिल के बैठे कि हमारे बच्चे वहां पे शहीद हो रहे, हमारी औरतें वहां पे, उनका क्या हाल हो रहा है, कितना ज्यादा कि लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन। अब लॉकडाउन जो 5 अगस्त के बाद था, कर्फ्यूज, हमारे इंटरनेट बंद, टेलीफोन्स बंद, घरों में पैलेट गन से किसी की एक आंख किसी की 2 आंखें, जो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर और साइंसदान बनना चाहते थे वो घरों में बंद, दवाइयों के बगैर, खाने के बगैर। इंटरनेशनल रेड क्रॉस है, पूरी दुनिया हम वहां पे खाना या अद्वियात नहीं पहुंचा सकती थी। सीरियस नहीं लिया हमारे मुल्कों ने, हमारे मुस्लिम मुल्कों ने भी इसको सीरियस नहीं लिया कि वो बच्चे वहां पे तड़प रहे हैं। इंटरनेशनली हम कश्मीर के साथ 72 सालों से खड़े हैं, लेकिन मसला यह है कि उसको मोमेंटम बना हुआ था। जब उन्होंने लॉकडाउन किया, आजाद कश्मीर के लोग तैयार थे, बुरेलाज तैयार थे, उनको इजाजत दे देनी चाहिए वहां जाने की, पाकिस्तान पीछे रहता, लेकिन वो नहीं हुआ। रेड क्रॉस के तहत दवाइयां वहां नहीं भेजी और खुराक नहीं मिली। अब उसके बाद कोरोना वायरस का और इंडिया ने बहाना कर लिया। इंडियन आर्मी सामने तो आते नहीं है, वो गुंडे जो हायर किए हुए हैं शिवसेना के, मतलब इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जिससे 2-4 लोग ही नाम ही लोग याद रखते हैं, जैसे शिवसेना है जी या आरएसएस वगैरह, ये पूरा एक कबीला है। इसे संघ परिवार कहते हैं, हिंदी में परिवार कहते हैं कबीले को। 8 दहशतगर्द तंजीमों को सरकारी तौर पे ट्रेनिंग, हथियारों की पूजा करनी, और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये है कि माइनॉरिटीज को, खासकर मुसलमानों को खत्म करना है, अखंड भारत बनाना है। उस अखंड भारत बनाने के लिए उन्होंने अभी देखे इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। और कश्मीर के हवाले से उन्होंने ये किया है कि वो गुंडे जो भेजे हैं शिवसेना के, वो कश्मीरी लिबास पहन के वो गुंडागर्दी वहां पे कर रहे हैं और मारदाड़ कर रहे हैं, अंदर कश्मीरी में दाखिल होके कि भाई हम कश्मीरी हैं। लेकिन वो सारी बेसिक चीज जो है वहां पे, डेली वेजर जो है, वो जिनके नौकरियां खत्म हो गई, वो क्या खाएं पिएंगे। मजदूर कमाता था, शाम को खिलाता था, अब कर्फ्यू में और लॉकडाउन में और उनकी हालत खराब हो गई और कई लोग भूख से मर गए। बल्कि कल परसों एक जर्नलिस्ट ने फेसबुक पे, मैं रो रहा था, कि उसने कहा कि हमारी कॉलोनी, चुंगे पौश कॉलोनी थी, शहरी के टाइम पे एक बुजुर्ग एक डस्टबिन से खाना निकाल के अपने बैग में डाला, फिर लगाया और निकल गया। मैं नीचे उतरा, दौड़ूं कि मैं कहूँ चाचा जी आए हमारे पास खाना खाए, मैं पैसे दूं, लेकिन वो गायब हो गए। शायद सफेद पोश थे, वो शायद अपना नाम एक्सपोज नहीं करना चाहते थे। इस तरह की हालत वहां पे है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसके लिए हमने पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बात करनी है कि आप एक अहम मुल्क हैं, आप हमारे वकील हैं, आपकी दुनिया में एक से है, आपके पास मजबूत आप न्यूक्लियर पावर हैं, और हमारे कश्मीरियों के रिश्तेदार आना जाना वसाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ हैं। आपने काम करना है तो सही तरीके से करें और कश्मीरियों पे भरोसा करें। उनकी कश्मीर कमेटी जो है कश्मीरियों की बनाए। ये जो सिर्फ ओबलाइज करने के लिए कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बना दिए जाते हैं, एक मिनिस्टर का ओहदा उनको मिलता है, ये सारी चीजें खत्म करें। टू बी सीरियस, टू बी प्रोएक्टिव। वरना कश्मीरियों को अभी तक भी मोहब्बत है पाकिस्तान से, लेकिन वो फिर नफरत में न बदल जाए। तो इंडिया इसके लिए कोशिश कर रहा है, वो अपने बंदे भेज रहा है, बाकी जगहों पे भी भेज रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जितना जुल्म सितम, इसको रमजान में देख लें आप, लॉकडाउन हमारा हमेशा से था,
دوسری خاص بات یہ کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ہالوکاسٹ جو ہے یہ اس کے خلاف یہودیوں کے خلاف اگر بات کی جائے تو قانونی جرم ہے. کشمیر کا ہالوکاسٹ بھول گئے. کشمیر میں ابھی تک 1947 سے لے کے 7 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید کیے گئے ہیں. وہ اس جینوسائیڈ کے زمرے میں آتا ہے, جو جنیوا کی ایک تنظیم نے اس کو لکھا بھی ہے. یہ جینوسائیڈ میں آتا ہے کہ روز قتل ہو رہی ہے, اور اس صورتحال میں دنیا خاموش ہے, جس کو کریکٹ کرنے کے لیے یونو کے تحت ہم یہ کہتے ہیں کہ تنگ امد میں جنگ امد. اب یہ نائک صاحب کے پچھلے تو شہید ہو گئے وانی کے بعد, اب دیکھیں قوم کس طرح نکلی پھر کرفیو میں, کس طرح باہر آئے, اور مجبور کرتے ہیں ہمیں ہتھیار اٹھانے کے لیے. تو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے, ہماری ساری جو انٹلیکچوئلز ہیں, تنظیمیں کریں کہ وہ بندے کھائیں گے نہیں تو لڑیں گے کیسے, کھانا ان کے پاس نہیں ہے تو لڑیں گے کیسے, اس کا بندوبست کریں انٹرنیشنل ریڈ کراس کے تھرو. اور اس کے بعد یہاں پہ لابنگ کی جائے کہ آپ نے مسئلہ قائم کیا ہے برطانیہ نے, آپ اس کو حل کروائیں, ادروائز یہ سلسلہ جو ہے پھر آپ کی زبان کے مطابق آپ کہیں گے یہ ٹیررسٹ ہے. یو آر ناٹ ٹیررسٹ. پڑھے لکھے لوگ ہیں کشمیری, ایجوکیٹڈ ہیں, اسکالرس ہیں, ابھی تک ان صبر سے کام نہیں. لیکن اب ہاتھ سے بازی نکل گئی تو ظاہر ہے نوجوان آئیں گے, ان کے بچے, ان کے رشتے دار, ان کی مال کے ساتھ جاتے ہوئے باپ شہیدوں کی اولاد نکلے گی, تو پھر یہ انتفاضہ بنے گا. پھر انتفاضہ کی صورت پہ سب لوگوں نے مل فلسطین نے کیا کہ اپنے آپ کو ریکگنائز کرنے کے لیے جتنے بھی دنیا میں کشمیری ہمارے کام کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ہمارے پاکستانی بھائی سب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا جائے کہ غلطی کہاں پہ ہے, گرے ایریا کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے. کوئی 72 سال سے ہم لٹک رہے ہیں, اور سب سے زیادہ قربانی اور ظلم جو ہے وہ ہمارے مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے. جی جی پروفیسر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے آگاہی دی, اپڈیٹ کیا, اور ساری دکھ درد والی گفتگو آپ نے فرمائی. تو یہ دنیا دیکھ رہی ہے لیکن خاموش ہے, اور اتنا عرصہ, طویل عرصہ گزرا ہے, آج تک جو ہے وہ کوئی مثبت قدم سوائے گفتگو اور بات چیت کے, اور جلسے جلوس اور وغیرہ وغیرہ مظاہرے ہوئے, اتنے مظاہرے ہوئے ہیں دنیا کے اندر مختلف جگہوں پر, لیکن نتیجتاً ابھی تک ہم لوگ کسی طرف رخ نہیں ہمارا ہوا جس طرف جانا چاہیے. تو آگے نکلتے ہیں جناب. پروگرام کے ویورز کے اندر ہمارے بڑے اچھے ایک دوست راجہ عبدالقیوم صاحب سمانی سائٹ سے تشریف لائے ہیں پروگرام کے اندر. اس کے علاوہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ ندیم قریشی صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ also I welcome also Guman Singh is also joined us. He's from London and he's joined the meeting as well. And live now also Muhammad Aslam Qureshi from Islamabad has also joined the panel. Welcome Aslam Qureshi صاحب, آپ کی تشریف آوری کا شکریہ جناب. جی ہاں جی, تو چلتے ہیں اپنا, آپ کوئی اپنا تھوڑا سا اظہار کریں گے کشمیر کی صورتحال کے اوپر, پھر آگے چغتائی صاحب کے پاس چل جائیں گے. یہ پہلے میرے گفتگو کرنی ہے. ہاں جی, ہاں جی, ذرا آپ تھوڑی سی صورتحال پر روشنی ڈال دیں. جی جی, اس وقت بہت پریشانی ہے لاک ڈاؤن کے حساب سے, اور ظلم و ستم کی انتہا ہے. تو جی بالکل. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا اور التجا کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو یہ دکھایا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ لاک ڈاؤن کیا ہے یا اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, اور لاک ڈاؤن, آزادانہ لاک ڈاؤن میں بھی انسان کو کن کن مصائب اور مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. اور اسی طرح اگر ہمارے وہ مظلوم کشمیری بھائی جن کو تقریباً کم و بیش اب سال ہی ہونے والا ہے, 10 ماہ سے زائد ہی عرصہ ہو گیا ہے, تو یعنی کس قدر
وہ بے بسی میں مختلف قسم کے مصائب کا شکار ہیں. خوراک کا یا کسی بھی مطلب ہے طریقے سے دیکھا جائے تو اس چیز کا مطلب ہے کہ یعنی احاطہ کرنا مشکل ہے کہ وہ کس کرب اور تکلیف سے گزر رہے ہیں. اور جو لوگ یعنی ان کے لاک ڈاؤن پہ مختلف قسم کے طریقوں سے گونگے شیطان بن کے چلتے پھرتے رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے پکڑا ہے. اس زد میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ جب پکڑ آتی ہے تو اس میں سب لوگ برابر کے شریک ہوتے ہیں. اور اس لحاظ سے ہمیں چونکہ جو ہمارا لاک ڈاؤن ہے یہ کشمیریوں کے لاک ڈاؤن سے کوئی ہزارواں حصہ ہے، جس کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے اور مختلف طریقوں سے ہیلوں سے ہم یعنی کہ اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اکثریت جو ہے تقریباً ہمارے پاکستانی عوام جو ہے وہ 90% ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن مکمل طور پر ختم کیا جائے. تو اس طریقے سے اب اگر اتنا نارمل لاک ڈاؤن میں ہماری عوام تنگ ہو گئی ہے اور ہماری پاک فوج جو دنیا کی سب سے بہادر ترین فوج مانی جانی جاتی ہے، جنہوں نے کشمیر کی طرف یعنی کہ فرض بنتا تھا لیکن انہوں نے اس فرض کو کیا انہوں نے نفل کے طور پر بھی اس کو نہیں دیکھا، اور آج پورے ملک میں پوری قوم کی خدمت کا انہیں یعنی کہ اس وقت تو وہ خدمت کرنی پڑی ہے. لیکن پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا، نہ ہماری حکومت کو احساس ہوا ہے نہ ہماری فوج کو احساس ہوا ہے. اور پوری دنیا میں اتنا بڑا لاک ڈاؤن چلنے کے باوجود بھی 3 لاکھ کے قریب میرے خیال میں یہ مجموعی طور پر یہ جو لوگ چل بسے ہیں، اور تقریباً 8-10 لاکھ لوگ جو متاثرین میں اس وقت پڑے ہیں کورونا کے. تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یعنی جتنی بڑی طاقتیں تھیں ان میں سے کسی کو یہ عقل یا شرم نہیں آئی کہ اگر ہم اس لاک ڈاؤن میں اتنے تنگ اور مجبور ہیں تو وہ مظلوم بھائی کشمیری بھائی جو اتنے عرصے سے مکمل لاک ڈاؤن میں کوئی میڈیا سروس ان کو اویلیبل نہیں ہے، نہ کوئی انٹرنیٹ کی سہولت ہے، نہ ان کے کھانے پینے کا کسی کو احساس ہے، نہ رمضان نہ جمعہ، یعنی کہ ان کے لیے یعنی کہ اس وقت تک پریکٹیکلی اس سارے نہ تو عالم اسلام سے کوئی آواز نکلی ہے نہ عالم کفر. تو ویسے بھی خیر وہ ہمارے اس معاملے کو چونکہ وہ بیک اپ کر رہے ہیں، انہوں نے تو ویسے بھی نہیں بولنا. اگر انہوں نے بولنا ہوتا تو اس وقت بولتے جس وقت یہ کشکولی پارٹی مختلف طریقوں سے ان کے سامنے یعنی کہ منتیں سماجتیں کرتے رہے ہیں. اور حیرت اور افسوس کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کسی مسلمان سے تو مدد مانگ سکتا ہے یا اس کو مانگنی بھی چاہیے، لیکن ہمارے تقریباً اسپیشلی جو پاکستان نے جتنا بھی انہوں نے مدد کے لیے پکارا ہے وہ عالم کفر کو پکارا ہے، اور انہوں نے انتہا درجے سے مطلب ہے کہ ذلت کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کو ذلیل کیا ہے. اس وقت تک یعنی کہ ان کے رونے دھونے کی جہاں تک میرے علم میں یعنی یہ بات ہے کہ 1% بھی ان کے رونے دھونے کا کوئی فرق نہیں پڑا. اور یعنی کہ دن بدن ہر چیز میں انہوں نے یعنی کہ سختی اور مطلب ہے کہ وہ مشکلات میں اضافہ کیا. تو مثال اگر ہم ادھر چلتے پھرتے ایک نارمل لاک ڈاؤن کو برداشت نہیں کر پا رہے اور سودا ملتا ہے، پیسے موجود ہیں لوگوں کے پاس شاپنگ کے لیے، ابھی چلو عید کی شاپنگ کے لیے انہوں نے لاک ڈاؤن میں بھی نرمی کر دی ہے، یعنی اس طرح ہونے کے باوجود بھی ہم مشکل میں ہیں. اور جن کے پاس نہ پیسہ ہے نہ کھانا ہے، مطلب ہے ایک طرف عصمت دری کے مطلب ہے کہ دردناک قسم کے المناک واقعات اور سامنے آ رہے ہیں، اور دوسری طرف مختلف نسل کشی کے معاملات سامنے آ رہے ہیں. وہ اب تو یہ پہلے تو ہماری نیوز میں بھی کشمیر کو پرائرٹی پہ نمبر 1 پہ وہ خبر دی جاتی تھی، اور اب تقریباً جہاں خبریں ختم ہونے والی ہوتی ہیں وہاں پھر یہ تھوڑی سی جھلک دکھاتے ہیں. وہی پرانی جو ویڈیوز وغیرہ ہیں ان کے پاس کوئی لیٹسٹ یعنی کہ اس طریقے سے سپورٹ نہیں پہنچائی جا رہی. تو اس طریقے سے اگر یہ گروپ
تشکیل کیا گیا ہے کشمیری ایشو کے لیے یا اس پہ ڈسکس کے لیے یا اس کے سپورٹ کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جو بیسیکلی اس کشمیر کو اگر ان حالات میں پہنچانے والے ہیں تو یہ برطانیہ والے ہیں، جنہوں نے اس وقت کوئی مطلب مناسب فیصلہ نہ کر کے یہ اتنے 72 سالوں سے یہ کشمیر ظلم اور ستم کی چکی میں پس رہا ہے، تو پراپرلی کوئی ایجنڈا تیار کر کے وہاں آپ اس کاروائی کا آغاز کریں، اور اسی طرح جو کوئی ساتھی ہمارے اس گروپ سے تعلق رکھتے ہوں یا امریکہ میں یعنی بیٹھے ہوں، وہ وہاں یونائٹڈ نیشن تک پراپرلی سورس استعمال کیے جائیں، جہاں تک ممکن ہے یہ مشاورت کے طور پر اس چیز کو لینا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرم فرمائیں اور رمضان مبارک کے صدقے وسیلے سے ہمارے کافی چونکہ روحانی جو علماء مشائخ ہیں ان دعاؤں التجاؤں کے ساتھ امیدیں بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ رمضان مبارک کے صدقے وسیلے سے انشاءاللہ یہ کورونا کی وبا سے بھی ہمیں نجات ملے گی اور کشمیریوں کو بھی اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائیں گے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ تو اسی امید کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے میری بھی یہی دعا اور التجا ہے کہ کشمیری بھائیوں کو اس رمضان مبارک کے صدقے وسیلے سے، ان مقدس گھڑیوں کے صدقے وسیلے سے آزادی کی دولت سے مالا مال فرمائیں، اور جتنے بھی ظلم و ستم ان پہ ہوئے ہیں کہ اس کا انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں۔ جو ہمارے شہداء ہوئے ہیں کشمیر میں، اللہ تعالیٰ ان شہداء کے صدقے باقی رہنے والے کشمیریوں پہ جو یہ عذاب مسلط ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ، بہت بہت مہربانی۔ یہ تھے اسلم قریشی صاحب، ماشاءاللہ بہت درد دل جو ہے نا دکھا ہوا آواز جو ہے نا درد دل سے جو انہوں نے بیان کیا ساری صورتحال، اور انفارچونیٹلی پتہ نہیں دنیا کو ہم انسان نہیں نظر آتے شاید، یا ہمیں اس دنیا کے اوپر کوئی جینے کا شاید حق نہیں ہے، باقی سب ساری دنیا کے لیے ہیومن رائٹس ہیں، ہمارے لیے وہ جینے کا رائٹس بھی نہیں ہے، تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے، اور اللہ ہی ہمارا حامی اور ناصر ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ صبح کی روشنی نظر آئے گی، انشاءاللہ آزادی کی روشنی نظر آئے گی۔ تو چغتائی صاحب جناب، آپ نے پروفیسر صاحب کی بھی گفتگو سنی، اسلم قریشی صاحب کی بھی گفتگو سنی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا سمیٹ کر سمرائز کر کے اس گفتگو کا اس کو کریں شارٹ ایز پاسبل، اور ہمارا وقت بھی چاہ کے اتنا دور لمبا نہیں ہے، پھر ہم آخر میں انشاءاللہ پروفیسر صاحب کے پاس پھر چلیں گے کلوز کرنے سے پہلے۔ جی تھینک یو ویری مچ جی ایس قریشی صاحب۔ پروفیسر شاہد اقبال صاحب کی گفتگو سنی بھی، اسلم قریشی صاحب کی گفتگو سنی، اور میں اس کے اوپر جو ہے نا میں ضرور یہ کہوں گا کہ انہوں نے جو گفتگو کی ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو، یہ جو انہوں نے 2-3 پہلوؤں پہ جو ہے نا روشنی ڈالی، خاص کر جو ہے نا جو کرونا کی یہ وبا جو یہ پوری دنیا میں جب پھیلی، اس نے پوری دنیا کو ایک قسم کا ہلا کے رکھ دیا۔ یہ ایسی وبا جس میں تمام دنیا کو یہ احساس بھی دلا دیا کہ انسانیت کا کس طریقے سے جو ہے نا کہ اس مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کی امداد کرنا ایک بہت بڑا ضروری عمل ہے، کیونکہ انہوں نے وہ کہا کہ 2 مہینے کے لاک ڈاؤن جو وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں ہوا ہے، تو ہم جو ہے نا 9 ماہ سے وہاں لاک ڈاؤن ہے، اور ادھر 2 ماہ سے لاک ڈاؤن یہ کورونا کی وبا کی وجہ سے ہم جو ہے نا کہا گئے ہیں، تو وہ 9 ماہ سے وہاں پہ جو ہے نا وہاں پہ کوئی چیزیں انہیں کو ہر ایک چیز کی جو ہے نا کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ وہ ہم پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے، برطانیہ، یورپ اور ہر جگہ پہ اور پاکستان میں بیٹھ کے
इस कोरोना वबा में हर एक किस्म की जो है ना सहूलतें मुयसर है। वो कोरोना की वबा में लाखों अमवात हो चुकी हैं, ये हमारे लिए एक सबक है। उन्होंने सही कहा कि वहाँ पे जो है जुल्म मुसितम हो रहा था, वहाँ पे जब एक लॉकडाउन था, वहाँ पे जब कर्फ्यू था, तो कुदरत का निज़ाम देखे पूरी दुनिया में एक किस्म का कर्फ्यू लग गया है। ये जो चीज़ें उन्होंने ठीक की। एक बात सही कही है कि जो कश्मीर के मसले पे उन्होंने जो बात की है कि कश्मीर का मसला, जैसे प्रोफेसर शाहिद कबार साहब ने शुरू किया था कि पाकिस्तान जो तारीख है कश्मीर की, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि उसकी तारीख जो है ना तो वो हज़ारों साल है। मैंने कहा था पिछले प्रोग्राम में, इन्होंने भी कह दिया कि वो पहले एक मुल्क था, उसकी एक हैसियत थी। लेकिन तारीख जो है ना, तारीख को झुठलाया नहीं जा सकता। तारीख जो है ना हमारे सामने है। जब पार्टीशन हुई, जब 1947 की, उस वक्त जो है ना तकसीम के मौके पर हमें मशरक़ी पाकिस्तान और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का हिस्सा मिला। और दूसरा जो है ना साथ पाकिस्तान के साथ जब ये दो मशरक़ी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का है, ये जो था इलाका जो मकबूजा कश्मीर का, ये जो है ना कि यहाँ जो जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं जी कराची साहब, प्रोफेसर साहब, ये जो है उसी मुल्क में, उस मुल्क ने इसको वहीं पे जवान रिजाल्व छोड़ के आ गए। वो मसला, इसलिए मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये मुल्क अगर सालसी बनकर इस कश्मीर के मसले के आगे बढ़े तो वो जो है ना कि मसला, क्योंकि वो बुनियादी वो सब जानते हैं कि मसला क्या है। और ख़ास कर जो है ना कि जो प्रोफेसर साहब ने जिस तरफ तवज्जो दिलाई है, क्योंकि हम जब हम मतलब है कि हम कश्मीरी या पॉलिटिकल पार्टीज या हुकूमतें या जो है ना कि ऑर्गेनाइजेशनें, हम जो है ना कि डिफरेंट जो है ना कि अपनी डेट इनकी मदद बनाएंगे या मतलब है मौक़िफ़ जो है ना एक नहीं रखेंगे, एक सिमत की तरफ नहीं चलेंगे, एक आवाज़ बनकर नहीं चलेंगे, तो हम जो है इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को और बैन अवी ताकतों को, खुसूसन यूनाइटेड नेशन को भी कन्फ्यूज करेंगे कि हम क्या कह रहे हैं। कि ठीक है, मुख्तलिफ पार्टी, जैसे मेरा पार्टी का तलक है, वो कहते हैं कि जी इलाके पाकिस्तान हो, वो आज़ाद कश्मीर के मुस्लिम कन्फर्म इलाके पाकिस्तान हो, कोई कहती है इंडिपेंडेंट हो। ये चीज़ें जो है ना कि मुख्तलिफ पार्टियों की, लेकिन असल में जो है ना बात जो है कि मेन चीज़ होती है कि वो जो जैसे प्रोफेसर शाहिद साहब ने कहा कि वो एक कश्मीर की हैसियत, कश्मीर एक मुल्क था, कश्मीर मुल्क बनने के बाद डिस्प्यूटेड बना, वो यूनाइटेड नेशन की करारदादों में भी एक डिस्प्यूटेड मुतनाज़ा बन गया। इसमें कोई शक की बात नहीं। जो शिमला माहदा जो हुआ था उसमें भी जो है ना कि वो बाकायदा डिस्प्यूटेड माना गया था। अभी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने भी डिस्प्यूटेड मान लिया है, लेकिन उसको जो है ना डिस्प्यूटेड मान लिया है, उसके लिए सबसे बेहतरीन जरूरी यही अमल है कि उनको जो है ना उन कश्मीरियों को हक खुदराती मीन के वहाँ पे रेफरेंडम रायशुमारी कराई जाए। वो जिस मुल्क के, वो चाहे पाकिस्तान के साथ आना चाहे, इंडिया के साथ आना या आजाद रहना चाहे, ये उनके ऊपर है। ये तो पता है कि हमें पता है कि वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ आएंगे, क्योंकि उनके दिल हमारे साथ, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। मैंने पिछली दफा 2-3 मिसालें दी थी। क्रिकेट का एक हमारी गेम होती है, क्रिकेट में हम जब जीते हैं तो वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और झंडे होते हैं। वो हर मतलब है कि जिस तरीके से वहाँ पे हैं, ये अपना मतलब कैशी साहब ने एक तवज्जो दिलाई है कि हमारी जो पॉलिसी है हुकूमतों की, वो जो है ना कि वो ठीक नहीं है। वो सही तरीके से वो जो है ना कि जो कश्मीरियों को मदद करनी चाहिए, वो जो है ना या वो अखलाकी मदद या उनके जो है ना कि किस तरीके से हम जो है ना कि उनको आंखों को दिला सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी और बैन ताकतों को किस तरीके से। ये क्योंकि प्रोफेसर साहब भी कानून दान है। मैंने यही पिछले प्रोग्राम में भी यही कहा था, यही मैं कहूँगा कि हमारे पास होते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ये जो है ना इस वक्त जो है ना अभी ऑप्शन 1 पे ही जा रहे हैं। ऑप्शन 2 और 3 जो होती है वो मैंने मिसाल भी दे दी थी कि जो है ना कि एक लीडरशिप में कमी होती है या फुकदान होता है, कि वो जो है ना कि मैंने मिसाल भी दे दी थी कि वो पिछले प्रोग्राम में कि किस तरह 98 में किस तरह से जंगी जुनून जो इस वक्त वफा से जो है ना वो जंग मुसलत करना चाहता है। जंग तो जो है ना एटमी को दोनों मुल्क के जंग में तमन्नी हो सकते, एटमी वार चलेगी तो जब दुनिया में तबाही आएगी, या दूसरे मुल्क भी जो है ना वो नहीं चाहेंगे। तो वो जो है ना कि 90 में जब वो एक जनरल असलम बेग साहब की मैंने वो बताया था कि वीडियो जब वायरल हुई है, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त एक हुकूमत थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, मुसलमान बेनजीर भुट्टो खातून ही वज़ीर आज़म थी। जब उनको पता चला कि जो है ना कि ये बिल्कुल जो है ना इंडिया बिल्कुल जो है ना वो बैठ के दिल्ली पे जहाज तैयार करके बैठा हुआ है, तो जो है ना कि वो दो मुल्कों दूसरों को भी मिला के साथ जो है ना कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है। तो उस वक्त मुसलमान बेनजीर भुट्टो ने फौरन जो है ना अपना सफीर भेजा, उनको बताया कि आप ऐसा करेंगे तो हम हमारी तरफ से ये होगा कि आपको एक ऐसा सबक मिलेगा। हम जो है ना कि आप हमारे F-16 और दूसरी पूरी फुल जो है ना फ्लैज तरीके से हम जो है ना कि आपको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि आपको तारीख याद आ जाएगी। तो ये जब उन्होंने ऐसा जवाब दिया था, तो जो है ना कि वो जंग के बादल खत्म, मतलब है कि वो जो थे ना वो उसी को जो है ना कि वो ऐसी दम जो है ना तोड़ गए।
लेकिन ये जो देखें ये मोदी सरकार बॉर्डर पे टेंशन कितने कई सालों से ये असलम कुरैशी साहब को पता है कि बॉर्डर के नजदीक कितनी जो है ना कि वो शहरियों को जो है ना वो निशाना बना चुका है। वो एक तरफ वो करता है, पिछले साल उसने अटेम्प्ट किया, आया जहाज लेके आया तो किस तरह जो है ना कि हमारी मुसल्लह फौज ने माशाल्लाह उसको किस तरीके से दुम दबा के उसको मतलब ऐसा किया कि वो भागा। 2-3 दिन तक 4 दिन तक वो कहते रहे नहीं जी हमारा जहाज उधर गिरा इधर गिरा। ये दुनिया ने इंटरनेशनल मीडिया ने बता दिया कि उनके जहाज को पाकिस्तानी के मुसल्लह फौजिया ने तबाह किया। तो ये जो है ना कि लड़ाई का कोई ऐसा जो है ना कि हल नहीं है, डाला के लिए होता है। जैसे कुरैशी साहब ने कहा एसएम कुरैशी ने कि जो है ना कि जिस मुल्क ने ये डिस्प्यूटेड मामला उसको उनको पता है ये सालसी बन के कोई मुल्क सालसी बन के इनको डायलॉग पे लाएगा, वो डायलॉग पे आता नहीं है, मकार है उसकी सासे वहीं से बेनकाब हो गई थी कि उसने जो है ना कि पहले से ही तैयारी कर रही है कि राशमारी अगर होगी तो उसके लिए उसने वो 370 और 35 जो उसने ऐसा उसने किया खत्म करने के बाद ताकि वो सुकूनत इख्तियार करे। वही इंडियन जो है ना 1959 तक वीजा लेके जाते थे वहां पे कश्मीर पे, अभी वो उनको डोमिसाइल के लिए वहां बाद में बात के लाखों हिंदुओं को बात किया जा रहा है। ये जो है ना ये तशवीशनाक अमल है। और बड़े बड़े मुल्क ने, अमेरिका ने भी पिछले दिनों ये नहीं कि उसको एक ऐसा खतरनाक ही नहीं कि कलीतों का मुल्क खतरनाक करार दे दिया है कि वहाँ पे जो है ना जुल्म सितम हो रहा है। उस सिलसिले में जो है ना हमारे पास जो है ना ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 ऑप्शन 2 तो वो यानी कि सफारती तलकात जो है ना वो हमारे गवर्नमेंट को जो थोड़ा सा जो है ना उनके साथ जो है ना कि अपनी पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। कश्मीर पॉलिसी पे नजरसानी करनी पड़ेगी, उसमें थिंक टैंक शामिल करने पड़ेंगे। जो जितनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको थोड़ा सा इनके केस में बैठ के मुशावरत करें। सबको सब स्टेक होल्डर को रीजनल कॉन्फ्रेंस हो आजाद कश्मीर पाकिस्तान की तमाम जो है ना कि पार्टियों में से शामिल करके इसका एक लाएमल एक मुतफिका करें। ये बात सबसे पहले मैं प्रोफेसर साहब को मौका बाद में मिले, मैं 1 मिनट में आधे मिनट में खत्म करूंगा कि प्रोफेसर साहब जब तक हम सब एक ही एजेंडे पे एक ही नुक्ते पे जब एक आवाज बन के अगर जो बात करेंगे ना वो जो है ना कि उनको उन इंटरनेशनल मीडिया को पता चलेगा। पहले ये कहें कि हमें उन कश्मीरियों को हक की खुदरादियत दें, राशमारी कराएं, क्योंकि इस वक्त अगर करेंगे ठीक है, अगर वो पहले ही माइग्रेट करके तैयारी करके वहां पे हिंदुओं को बसाना शुरू कर दे, वहां तादाद में ज्यादा हो जाएंगे। इस वक्त तो वहां पे जो है ना कि इस वक्त जो है ना वो अकलीतों में है, मुसलमान अक्सरियत ज्यादा है, लेकिन जो हमने बताना है सब इंटरनेशनल मीडिया और कम्युनिटी को कि वहाँ इंसानियत का कत्ल हो रहा है, वहाँ दूसरी मज़ाहब भी वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे एक कौम नहीं है, बहुत सारी कौमें हैं। तो वो जो है ना कि कश्मीर का तारीख का हिस्सा वो ठीक है, वो बजाय उसमें हम कोई जुटा नहीं सकते, तारीख सबको पता है। वो जो है ना बात जो है ना उसको इस वक्त जो है ना कि हम जो जितने भी प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंटेड मीडिया के जरिए वो बात वो ना करें, बात एक ही करें, सब ऑर्गेनाइजेशन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की इस वक्त जरूरत है। वरना ये नहीं कि जो है ना कि अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो मसला ये नहीं कि जूं का तू ही रहेगा, फिर ये आगे नहीं बढ़ेगा। जी जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी चुगताई साहब, आपने खूबसूरती से सारी चीज़ को समराइज किया और आखिर में जो आपने तवज्जो दिलाई है कि हमारी जितने भी तंजीमें हैं उनके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, और मैं तो समझता हूँ कि यकीनी तौर पर यूनिटी है। जितनी भी तंजीमें हैं वो कश्मीर की आज़ादी के लिए ही तगोदो में हैं। तो आज़ादी होगी तो फिर अगला स्टेप होगा ना जी कि किस तरफ जाना है, इंडिया के साथ इलाक़ करना या पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना या आज़ाद रहना है। लेकिन पहले जो है आज़ादी, और सारी तंजीमें जो है इसी के ऊपर उनकी एफर्ट्स हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैरियत फरमाए और इंशाअल्लाह जल्दी हम इस किसी नतीजे पर अल्लाह की ज़ात हमें ले जाए। तो अभी जनाब प्रोफेसर साहब काइंडली आप की जो है ना इनपुट हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी और अहम है, चूँकि आप मकबूजा कश्मीर से आपका तल्लुक भी है और इतने अरसे से तवील अरसे से आप इसी तगोदो और ह्यूमन राइट्स इशू और वायलेशंस और ये सारी चीज़ों के अंदर आपने बहुत बड़ी दुख दर्द से हैं। तो अभी इंशाल्लाह आप इसको यहाँ से हम आगे कैसे निकलें या किस तरफ निकलें, यकीनी तौर पर हम यहाँ यूके के अंदर हैं तो माशाल्लाह बहुत सारी सपोर्ट बिल्ड अप हो रही है और काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो कश्मीर के साथ उनकी
دلچسپی اور ہمدردی ہے. تو اس دو کو جاری رکھتے ہوئے ماشاءاللہ آپ نے بڑا کام کیا, اور بھی تنظیموں نے بہت کام کیا ہے اور مسلسل کام جاری ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ یہاں سے آگے کا ڈائریکشن جو ہے اس کے اندر ہمارا ملک پاکستان کو کس طرف نکلنا چاہیے, جو آزاد کشمیر ہے اس کی عوام اور اس کی حکومت کو اور اس کے جو سیاستدان ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے, اور کس طرف ہماری اس سے آگے ہم جو ہیں وہ کیا کریں. جی بہت شکریہ جناب قریشی صاحب, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو پروگرام کو لے جانا چاہتے ہیں. اپنے چپائی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے الفاظ میں انہوں نے ہمیں بھی یاد کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور اس میں ہمیں جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں. ایک چھوٹی سی بات ہم شروع میں جو کلیئر کر دوں کہ میں وکیل نہیں ہوں, کہ کافی سارے وکیلوں ججوں کے ساتھ دوستی کی وجہ سے باہر نگر جو ہے ہائی کورٹ کا, اس میں میری تنظیم کی آپریشن ہوئی تھی باہر میں. ہم بڑے اچھے, کیونکہ لاسٹ ٹائم 9 دسمبر جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ہوتا ہے, اس کے کوئی 8 سال 10 سال پہلے میں کشمیر گیا تھا, مجھے انہوں نے مہمان خصوصی بلایا تھا اس دن باہر میں. تو اس والے سے مجھ سے دوستی ہے, اور میں وکیل نہیں ہوں بلکہ وکیلوں کا احترام کرتا ہوں, دوست ہیں بہت زیادہ. تو پہلی بات یہ کہ جہاں تک آگے بڑھنے کا معاملہ ہے تو اس میں شروع تو ہمارا تو ایک ہی وکیل ہے, میں نے پاکستان ہے. اب پاکستان کے اپنے مسائل ہیں کہ الکفر ملت واحد, دنیا کی جتنی بھی ایسی طاقتیں ہیں جو اس کے خلاف کام کر رہی ہیں اس کو اسٹیبل نہیں ہونے دیتی ہیں کہ وہ ایک نیوکلیئر پاور ہے. جغرافیکلی پوزیشن اس کی اچھی ہے, آرمی بھی اس کی اچھی ہے, لیکن اس کے اندر یعنی ہم نے دیکھنا ہو از ہو, یعنی اس کے اندر جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں یا فٹ کیے ہوئے ہیں ان کو دیکھنے کی یا نکالنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم وہاں پہ جو قضیہ زمین برسر زمین ہے, جس کی وجہ سے پوری دنیا میں وہ ہے اللہ گلا. آزاد کشمیر تو ماشاءاللہ وہاں کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے, لیکن کشمیر میں جو ابھی دیکھیں کہ ہمارے کافی سارے جو بچے یا پروفیشنل جو اس پہ جو ہماری صحافی برادری ہے, انٹرنیٹ کا جب تک کہ 4G نہیں آئے گا ان کو گھنٹوں لگ جاتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے, امتحانوں کی تیاری کرنی ہے, باقی چیزیں کرنی ہے. تو یعنی بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں انٹرنیشنل سو کالڈ سویلائز جو کمیونٹیز ہیں وہ اس پہ پریشر ڈالیں, انڈیا پہ نہیں ڈالتے کیونکہ انڈیا از اے بگ مارکیٹ فار دیم. کہ وہاں پہ کم سے کم جو حقوق انسانی کا بنیادی چارٹر ہے وہ ہمیں اس سے بھی ہمیں محروم کر دیا گیا ہے. یعنی ابھی جو کورونا ہوا, کورونا کے لیے میں تھوڑی آزاد کشمیر کی بات کروں کہ جس طرح آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے کرفیو لگا کے دکھایا, اسی طرح وہ کشمیر کے حوالے سے بھی پرو ایکٹیو ہو جائیں. یہ ایک بیس کیمپ ہے آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو استعمال کر کے وہاں پہ لوگ بھی محبت کرتے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے, ایکٹیوسٹ ہیں, بہت لوگ ہیں کام کر رہے ہیں وہاں پہ, لیکن ان کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ایک پورا ایک پروگرام بنا کے ان کے ایک بنایا جائے, اس کا ایجنڈا کہتا ہے تو 1 2 3 4 پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت ہے. ڈبلنگ کہیں نہ ہو کہ یہ کام میں کر رہا ہوں, اشتہار پھینک رہا ہوں, وہی اشتہار دوسرا پھینک رہا نہیں. یعنی مثال کے طور پہ میں نے بات کی ہے کہ ایک کام جیسے میری آرگنائزیشن کر رہی ہے, دوسری آرگنائزیشن اس کے علاوہ جو دوسرا ضروری کام وہ کرتی, پر آپس میں کمبینیشن گیپ میں ہماری جی بھائی صاحب میں نے یہ کام کیا, میری تنظیم نے کہ آپ یہ کرو, اس کے بعد پر ایک دوسرے کا پلیٹ فارم مارا ہو, اس کے اوپر پر پالیسی نیکسٹ طے کی جائے کہ یہ بندے جو وہاں پہ اس وقت یعنی کہ کم سے کم 2 لاکھ روپے لگتے ہیں, اس وقت کی بات ہے, آج پر زیادہ ہو سکتے ہیں, ایک کام پہ علاج کرنے کے لیے دہلی لے جاتے تھے یعنی پائلٹ گن سے. اس طرح کے جو سینکڑوں ہزاروں وہاں پہ وکٹمز ہیں انڈین آرمی کے, ان کا اپنے سیکشن ان کو آپ باہر کیسے لے جائیں گے, ان کے لیے ادویات یا ہاسپٹلز یا موبائل ہاسپٹلز آپ کیسے قائم کریں گے, ریڈ کراس کے ذریعے آپ کیسے ان کو سہولت بخشیں گے, کیونکہ جب وہ ان کے بچے زخمی بیمار اور بھوک سے مر رہے ہوں تو لڑیں گے کیسے. اب یہ اللہ کا کرم ہے اس قوم پہ کہ وہ شہیدوں کے بچے ہیں جو اس وقت بھی اپنی جانوں پہ کھیل رہے ہیں, رمضان کورونا کے باوجود دیکھیں جو لڑ رہے ہیں اپنی جانوں پہ قربانی دے رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے جذبے غصے سے لڑ رہے ہیں, ہم ان کو ایسے چھوڑ دیں کہ بچے لڑتے لڑتے شہید ہو جا کے ختم ہو جائیں گے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان کو ایک لاہ عمل دیا جائے, لاہ عمل دے کے ہم
پولیٹیکل معاش سے الگ کام کریں اور وہ جو اندر بچے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ چینلائز کیا جائے. اگر بات چیت کے ذریعے معاملہ حل ہو جاتا ہے تو بچوں کو قربانیاں نہ دیں, لیکن بچے کیا کریں, تنگ آمد و جنگ آمد, جس کی ماں بہن کے ساتھ جاتی ہو, جس کا گھر جل جائے, جس کے رشتے دار عزیزوں کو قتل و غارت کیا جائے, گھروں میں لاشیں پڑی ہوں, تو وہ کیا کریں, وہ دیکھے بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے اپاہج کی طرح؟ نہیں, وہ گن اٹھاتے اور نکلتے ہیں باہر, لیکن ان کے پاس اسلحہ اور گنز ہونا تو وہ خوب لڑ سکتے ہیں. تو اس صورتحال میں یہاں سے جو ہے کشمیر کمیونٹی برائے نام جو ہے اس کو یا ختم کیا جائے یا اس پہ کوئی کشمیری آزاد کشمیر سے ہی صحیح اس کو اس کا چیئر بنانا ہے, اس کے کام دکھائے جائیں. صرف دورے نہیں, ایک تھے بابا صاحب جو تھے, بابا جمہوری جسے کہتے تھے رسول اللہ خان صاحب, یعنی کم از کم حکا لے کے جاتے بھی تھے, کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بات کرتے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج تک اتنے ایک منسٹر کی تنخواہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں کشمیر کمیٹی پہ, اس کا کام کیا ہے ابھی تک دکھائیں. تو وہی پیسہ اگر آپ نے یہاں انٹرنیشنل کسی اخبار پہ, گارڈین پہ, کسی پہ کالم نکال لیا ہوتا, یعنی انگلش اخبار میں اگر ایک کالم چھپتا رہے نا انڈیا کی ماں مر جائے, تو اس صورت پہ وہ پیسہ وہاں پہ ضائع ہو رہا ہے. اس کو بچت کر کے آپ دیکھیں گے اس کی ضرورت کہاں پہ ہے. کشمیری جو انمپلائڈ ہیں وہاں پہ, باقی جن کو سہارا نہیں ہے, گھروں میں ایک یا دو کمانے والے تھے وہ بھی نہیں ہے, بیکار ہو گئے. آزاد کشمیر بیس کیمپ وہاں ان کے لیے سیلف ہیلپ پروجیکٹس بنائے جائیں, ریہیبلیٹیشن سینٹرز قائم کیے جائیں, ان کے جو پوسٹ ٹراما کیسز ہیں ان کا دیکھا جائے, ان کو کیسے وہاں پہ آپ لا سکتے ہیں یا وہاں کیسے آپ ڈاکٹرز بھیج سکتے ہیں. پوسٹ ٹراما کیسز ہر گھر میں کم از کم ایک ڈیمنیشیا کے کیس ہے, ایک تقریباً مینٹلی ڈسٹرب اور مینٹلی ال ہیں کافی لوگ. سچویشن بینک 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 بینک, روزانہ کراس فائرنگ, گالیاں گلوچ, انڈین آرمی کے گنڈے شراب پی کے بھاگتے وہاں پہ, اور پھر 1 ملین آرمی ان کے گنڈے, ان کے شیو سینا کے لوگ. اب پھر ویلی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تنظیمیں بنائیں, وہ بنائیں, یہ بنائیں, یہ تو آپ کے طرف سے آزاد علاقے سے, اس طرف سے آزاد دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو ہم چینلائز کیسے کریں. اگر کشمیر مقبوضہ کشمیر سے کوئی بندہ اگر کسی کو غلط بات کر دے تو ایک دم باتیں شروع کر دیتے ہیں, بھائی وہ اس خطے سے ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے, سب سے بڑا جنگ میدان کا جنگ ہے, ان سے آپ نہیں 100% کو فرشتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں کام کر رہے ہیں. اب ان کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر کوئی کشمیری کسی ایسی تنظیم میں کام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تنخواہ لیتا ہے, آزاد کشمیر سے یا فلانی حکومت سے لیتا ہے, تنخواہ لیتا ہے. بھائی وہ پڑھا لکھا آدمی اگر کہیں بھی ہوتا, کشمیر میں ہی ہوتا, اگر اس وقت جو وہاں پہ تنخواہیں اچھی باقی چیزیں تو اچھا پیسہ کماتا. اب یہاں پہ یہ ہے کہ اس اگر تنخواہ لے کے وہ کام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنی دل جوئی سے کام کرے گا, میرے وطن کے لیے میں کام کر رہا ہوں. اس طرح بھی باتیں نہ کی جائیں کہ فلانے وہ تنخواہ پہ کام کرتے ہیں, فلانے کام کرتے ہیں, محبت سے کام کیا ہے, جو ان کی بھی اپنے بچوں کو روٹی دینی ہے, کہیں نہ کہیں کام تو کرنا ہے انہوں نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ اس کا سارا انالائز کیا جائے, اس کا ایک احتسابی عمل ہو کہ کون سے لوگ, کون سی تنظیمیں جینون طریقے سے کام کر رہی ہیں اور کون سے لوگ اس کو اپنے مقصد کے لیے ذاتی اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا اپنی سیاست میں, یعنی کسی کو یا میئر بننا ہو یا ایم پی بننا ہو, کوئی بننا ہو تو کشمیر. لیکن پھر بھی ماشاءاللہ الحمدللہ آزاد کشمیر کے یہاں پہ جو پاپولیشن ہے, لوگ دھرنوں میں بھی ہر جگہ پہ کشمیر کو کام کو زندہ رکھا ہوا ہے. اب ہے پریکٹیکلی کام کرنے کی, وہ یہ ہے ایک تو یہاں پہ پریشر گروپ اور بلڈ کیا جائے کہ یہاں کی جو فارن آفس ہے, یہاں کی گورنمنٹ ہے, ابھی شکر الحمدللہ کہ ہمارے کشمیری لوگوں نے, جن میں ہمارے یہاں کے لوکل دوست ہیں, طاہر مرزا صاحب ہیں, لیبر پارٹی کے لوکل یہاں چیئرمین ہیں, اسی طرح کافی لوگوں نے مل کے بلڈ اپ کیا پریشر. جو اس کے نیو لیبر لیڈر نے جو بیان دیا تھا نا غلط, جو لیبر پارٹی کی پالیسی تھی, یہاں کے مسلمان میکسیمم لیبر پارٹی کو ووٹ دیا کرتے تھے. اب یہاں سے ہمارے دوستوں نے پریشر بلڈ کیا تو وہ انہوں نے واپس لے لیا. انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی وہی ہے, جس میں چٹائی صاحب نے بھی بتایا کہ جو پہلے تھے کشمیر پہ. تو اس لیے ہوا کہ ہمارے کچھ دوست اپنے خود نمائی کے بغیر کام کر رہے ہیں. تمام مسلم تنظیموں یا کچھ ایڈریس ہم نے دیے, اس نے دیے, اس نے دیے, سب مل کے مسلم آرگنائزیشنز کو لکھا, انہوں نے آگے ان کو لکھا. اس میں جو ایکٹیوسٹ مرزا صاحب جیسے لوگ بھائی انہوں نے کام کیا, اور اب اس کا نتیجہ نکلا کہ الحمدللہ انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی, اس کی لابی فیل ہو گئی اور لیبر پارٹی نے پھر سٹینڈ لے لیا کشمیر کے لیے. اسی طرح لابیز خریدی جاتی ہیں. یہاں کے کچھ 2-3 گورے, جارج گیلوے جیسے مثال دے رہا ہوں میں, یا کچھ گوری جو 3 کاؤنسلرس ہیں یا بیرسٹرس ہیں یا ایم پیز ہیں, ان کو ہائر کیا جائے, باضابطہ لابی کریٹ کی جائے, انگلش اخبار کا کوئی کالم خریدا جائے, اتنے سیمینار پہ جو انٹرنیشنل 5 اسٹار ہوٹلز پہ آ کے پھر اپنا اردو میڈیا میں بات ہوتی ہے کہ آج کی
कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाब रही, आज का इस्तकबालिया बड़े कामयाब रहा, वो सिर्फ उर्दू मीडिया में आता है। उसके लिए हो कि इंटरनेशनली अखबारात के यहाँ पे 2-3 अखबार हैं, गार्डियन है, बाकी टाइम इंटरनेशनल है, इसी तरह अमेरिका में, उनको हायर किया जाए, लॉबीज हायर किए जाए, जैसे इंडिया कर रहा है अमेरिका में, ये लॉबीज हायर किए जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस बार फिर एक बार कश्मीर का मसला हो रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के जरिए थोड़ा पीछे हुआ है, लेकिन काफी मिसाइल, बल्कि मुझे एक दोस्त कह रहा था ये इसराइल और इंडिया की मिली भगत है कि वहाँ फलस्तीन के जरिए उसको तंग किया जा रहा था और कश्मीर के जरिए इंडिया को, उन्होंने ये शुरू किया होगा। बहरहाल दिस इज एक जज्बात है, लेकिन ये अल्लाह वाज द बेस्ट, अल्लाह की तरफ से है, जो भी है वह ही बेस्ट हमारा। हम अल्लाह की तरफ वापस आए, अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपने काज, अपने मुल्क, अपने वतन, अपने दीन के साथ मुखलिस हो जाए, वंस फॉर ऑल तौबा करके हर दूसरे को अपना भाई समझे। अगर किसी की गलती होगी उसको माफ करने, कोई फरिश्ता थोड़ा ही है कि उससे गलती नहीं होगी, मुझसे कई गलतियां होती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, जज्बात में आके किसी को रोक कर दिया, कुछ कर दिया, इसका मतलब नहीं कि मैं उसका नेशनल दुश्मन है, मुखालिफ हूँ, लेकिन ये होता है कि एनफ इज एनफ, हम लोग विक्टिम्स हैं। मैं अपने बाप के जनाजे पे भी नहीं जा सका, हमारे वहाँ पे काफी फैमिली के लोग बीमार हैं, दोस्त यार शहीद हो गए, जनाजा पे नहीं जा सके, जाने, लेकिन मसला ये है कि अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं उससे माफी भी मांग लेता हूँ जज्बात में आके, तो उसको खुदारा एक चीज फाइनल वर्ड ना लिया जाए कि फलां टाइम में मैंने फलां कहा था, बस क्या उसके बाद मैं सुधरा नहीं, क्या उसके बाद मैंने माफी नहीं मांगी। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि इंसान के लोग पुराने गुनाहों को या गलतियों को याद करते रहते हैं, लेकिन इंसान की फितरत ऐसी है, फितरत में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें अल्लाह ताला उसको हिदायत के लिए देता है, जो लोग खुशकिस्मत हैं जिनके लिए हिदायत के दरवाजे खुले हों। तो हमारी अपील और गुजारिश ही होगी कि पहली बात ये चैनलाइज किया जाए मामले को, वहाँ कश्मीर कमेटी में कश्मीरी किसी को लाया जाए, आज़ाद कश्मीर की सारी चीज़ को, जिस गवर्नमेंट ने कोरोना पे वो कर्फ्यू लगाया ना, लॉकडाउन किया, इसी तरह के सबको प्रोएक्टिव होकर सारी तंजीम एक प्लेटफॉर्म में, सारे पॉलिटिशियन लीडर्स, बड़े मंजे हुए लीडर आज़ाद कश्मीर के, वो एक प्लेटफॉर्म में खुदा के लिए आए, उन कश्मीरी औरतों के लिए, उस नफीसा के लिए, नफीसा इंटरनेशनल यूरोपियन डेलीगेशन गया लास्ट ईयर, तो उनकी एक जर्नलिस्ट चला गया इंडिया का, एक नौजवान जिसका दोस्त जो जर्नलिस्ट उसकी नफीसा का भाई था, नफीसा से इंटरव्यू लेते हुए नफीसा ने कहा कि मैं ये कहना चाहती हूँ, अल्लाह ताला से शिकायत करना चाहती हूँ कि हमारे इस क्रैकडाउन में आज तक ना हमें फेसबुक की, टेलीफोन की सहूलत, हमारे घर में जख्मी पलट गन के दवाई नहीं, हम फ्रीली मूव नहीं कर सकते, घर में बंद रहे इतने महीनों से, खुदा करे पूरी दुनिया को खुदा लॉकडाउन कर ले कुछ थोड़ी देर के लिए। नफीसा की आवाज अल्लाह ने सुन ली। अब अमेरिका जैसी सुपर पावर देखें, दवाइयां वो कभी चाइना से उधार मांगता भी, कभी तुर्की ले जाता है, यानी वो सुपर पावर दुनिया के मिसाइल बनाने वाला कोरोना वायरस का एक छोटा इनविजिबल जुर्म जरसूमा का कोई वैक्सीन नहीं बना सकता। ये अल्लाह की कुदरत है। तो आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए। अब एक मजलूम की आह गई दर्द दिल से। अब देखें 90 में एक रहती एक बेगम, एक औरत है, वो अपने बेटे की याद में कि अब बेटा आएगा, अब बेटा आएगा, वफात भी हो गई। 1990 में उसके बेटे को तलाशी के दौरान बहाने उसको अगवा किया गया, उसकी लाश नहीं मिली। इसी तरह हजारों की तादाद, जो ये 5 अगस्त हुआ उस दिन 30,000 के करीब नौजवानों को उठा के ले गए। उससे पहले 10,000 जो बिल्कुल पता ही नहीं है उनका, वो जो अनमार्केड ग्रेव्स हैं, जो मास ग्रेव्स हैं, इतने ज्यादातर उनकी एजेंसियां गुंडे काम कर रहे हैं एक मतबली से कि ये सिस्टम इन मुसलमानों को खत्म करें, फिर वहां से इंडिया के उनको शिवसेना वालों को लाएं और डेमोग्राफी चेंज करें, जम्मू में हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ाएं। ये सिलसिला वो कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से एक ही नारा है कि बतरसा से हम खड़े, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए उन लाशों को, उन सख्ती आहों को इस रमजान में जो उस वक्त खजूर पर रोजा रखते हैं, घर में खाना नहीं है, जख्मी है, दवाई नहीं है, खुदा उनको देख के आपसी तजादात सारे जो है खत्म कर लीजिए और खुदा के लिए इकट्ठे होकर एक हिकमत बनाए कि हमने उन बहन भाइयों की मदद करनी है, उनको आजाद कराना है। उसके बाद उनकी मर्जी है, वो जैसे जो कताई साहब ने कहा पाकिस्तान से मिले या खुद मुख्तार रहे। मेरा चूंकि रिलेशन बरादरी मैक्सिमम ज्यादा पाकिस्तान के साथ है, मोहब्बत भी करते हैं। अगर मुझे ऑप्शन पूछे मैं कहूँगा या पाकिस्तान या खुद इंडिया के साथ, मुख्तार ही मुझे मंजूर है, पाकिस्तान से मंजूर, लेकिन इंडिया के साथ कभी मेरा एक पर्सनल है, कौन की तरफ से नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं पहले उन्हें आजाद तो करें, उस आग से उन बच्चों को निकालें, उसके बाद उनसे किधर जाएंगे। हमारे साथ मिलेंगे तो अगर पहले आप ये शर्त लगाएंगे तो इस तरह का कौमें आजाद नहीं होते, ना ही अल्लाह फरमाता है इस तरह का आप किसी की शर्त पे कंडीशनल मदद करें। ये कंडीशनल मदद हो, आप हमारे साथ मिलेंगे तभी हमें आजाद करिए, नहीं। इसलिए गुजारिश है कि अनानियत को, अना को, ईगो को खत्म करके एक
हमारी एज एप्लीकेंट के तौर पे हमारी अपील हो हर एक से, हर भाई बहन से जो नाराज उसके पास जाएं कि खुदारा ये जो है ये सेक्शन ऐसे है, इसको थोड़ा सा इस तरह इम्प्रूव करें, इसमें ये चीज डालें नई, इस तरह फिर हमारी कम्युनिकेशन जो है, आजकल मीडिया अच्छा है, मीडिया के जरिए हम लोग कर सकते हैं पूरी दुनिया में इसको लाहेमुल्क आगे बढ़ा सकते हैं। और एक पॉजिटिव स्टेप उठाने के लिए यहाँ पे लंदन में आजाद कश्मीर गवर्नमेंट करे काम, इनको कहे कि 3 पार्टीज कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बुला ले, उनको टाइम फ्रेम दे दें, महीना 2 महीने 3 महीने, क्योंकि इनके हाथ में मसल है, इनके हाथ में ब्रिटिश लोग जो हैं ये पावरफुल हैं, क्योंकि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, उनकी लॉबी यहाँ पे काम कर रही है जैसे यूके कर रही है, हमारी लॉबी काम करे, यहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उनको टाइम फ्रेम दिया जाए। नहीं बाबा महीना 6 महीने 7 महीने अगला स्टेप क्या है, क्योंकि अब लड़के जो हैं वो अब नेचुरली तालिबान से मिलेंगे, बाकी लोगों से मिलेंगे, जाहिर है कि फिर वही चीज होगी जो अफगानिस्तान में हुआ है, और वो लड़ेंगे, इसी सूरत में वो लड़ेंगे। देखें जो अभी जो कमांडर शहीद हो रहे हैं ये PhD स्कॉलर्स हैं, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, इस तरह के काफी एजुकेटेड लोग जो हैं वो इसमें आगे हैं और आ रहे हैं। इस चीज से पहले आप ये करें कि इंडिया को चैलेंज दे दें, उनको बताएं कि द्वार पढ़ ले, ब्रिटिश और बाकी लोगों को उसमें लगाएं दरमियान में कि आपने मसला कायम किया है, और उसमें यहाँ पे माशाल्लाह हमारी बड़ी अच्छी तादाद है कश्मीर और पाकिस्तानियों की जो इस पे काम करते हैं, लेकिन उसको चैनलाइज करके पहले एक मेंबर पार्लियामेंट को तैयार किया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे पे काम किया, इस तरह हम लोग ये प्रेशर को बिल्ड करें और वहाँ पे इंटरनेशनल रेड क्रॉस के जरिए कम से कम मेडिसिन और फूड भेजी जाए और उनको कुछ सहारा मिले, तो यही चीज होती है। वरना वो कहते हैं कि ये दुनिया रंज और राहत का गलत अंदाज रखती है, खुदा ही खूब वाकिफ है किसी पे क्या गुजरती है। मेरे जैसे स्ट्रेसफुल आदमी किससे आप क्या एक्सपेक्ट करता है, फिर भी मैं बैठा रहता हूँ कंप्यूटर पे, कहीं ना कहीं लिखता रहता हूँ, कुछ शेयर करता रहता हूँ, किसी को बता रहा हूँ ये हुआ वो हुआ। जो मेरे MPs यहाँ पे मेरे फेसबुक पे या दूसरे मेरे दोस्त हैं यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स, उनको मैं रिपोर्टें भेजता रहता हूँ, करे क्या बंदा। तो यही जनाब मेरी गुजारिश है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, इस कोरोना के लिए इससे बचाए, कश्मीर को आज़ाद करे, साथ ही फलस्तीन को भी आज़ाद करे, उम्मत मुस्लिमों को इत्तेहाद बख्शे और पूरी दुनिया में अमन कायम हो, ये मेरी दुआ है। आमीन। बहुत बहुत मेहरबानी जनाब प्रोफेसर शाहिद इकबाल साहब, अशरफ चुगताई साहब, असलम कुरैशी साहब, और जो मेहमान साथी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उनमें मैं मेंशन करूंगा जनाब शोएब राजा साहब माशाल्लाह, और इन अपना इंतसार तौकीर साहब और दीगर भी सारे साथी जो हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और सारे अपनी अपनी हिम्मत बसा को बरूए कार लाएं और कश्मीर कॉज और कश्मीर इशू और कश्मीर का आवाज जो है वो जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। तो आज का प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया, दिन भी एतवार है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम, बड़ा तफसील से गुफ्तगू हुई। तो इसी पे इंशाल्लाह हम प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह देखते रहिए कि हमारे ये प्रोग्राम आज शाम को इंशाल्लाह एक और नए मेहमान के साथ हम तशरीफ लाएंगे, दोबारा लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे। 5 बजे UK टाइम होगा, 9 बजे पाकिस्तान टाइम होगा इंशाल्लाह। ये फेसबुक पर अभी मैं वो अनाउंस कर रहा हूँ। तो बाकी फी अमानिल्लाह, सबका शुक्रिया जनाब, और अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ की बरकत से हम सब के ऊपर आसानियाँ फरमाए। अल्लाह ताला ये दुनिया का जो इस वक्त दुनिया सारी इस कोरोना वायरस के अजाब में मुब्तला है, अल्लाह ताला जल्द इससे निजात फरमाए, सबको निजात दे, और जो बीमार हैं अस्पतालों में अल्लाह उनको शफा अता फरमाए, और जो घरों में परेशान बीमार हैं उनको भी अल्लाह ताला शफा अता फरमाए। और बहुत सारे लोग जो हैं इस कोरोना वायरस से डिप्रेशन और बहुत सारी बीमारियों में जो हैं वो गिर गए हैं, तो अल्लाह ताला सब पर आसानी फरमाए, और साथ हमारे मुल्क कश्मीर और कश्मीरियों को आज़ादी की दौलत से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फी अमानिल्लाह। अगले सेशन तक अल्लाह हाफिज। आमीन।